नमस्कार दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी तो चल ही रहे हैं, उनके साथ कांग्रेस के कई नेता चल रहे हैं। जयराम रमेश से लेकर दिग्विजय सिंह से लेकर जिस भी राज्य से उनकी यात्रा गुजरती है वहाँ के कांग्रेस के दिग्गज नेता। और चूंकि उनकी यात्रा अभी यूपी में है और यूपी में आज आखिरी दिन है, इसलिए यूपी के अलग अलग जिले से सैकड़ों कार्यकर्ता आए हैं, जिले जिले से नेता आए हैं और जबरदस्त भीड़ उनकी यात्रा में शामिल हो रही है। और शामली वो इलाका जहां कांग्रेस की जड़ें राजनीतिक तौर पर भले कमजोर है, लेकिन उस इलाके में भी भारत जोड़ो यात्रा में सड़कों के दोनों तरफ यात्रा को गुजरते हुए देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ है, कई किलोमीटर तक। लेकिन इस यात्रा में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, सीधे तौर पर प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर कांग्रेस का चेहरा नहीं है, लेकिन इस यात्रा में लगातार चल रहे हैं। उनमें से एक अहम चेहरा है योगेंद्र यादव। उनकी अपनी पार्टी है वैसे तो, लेकिन कई आंदोलनों में हिस्सा लेने वाले योगेंद्र यादव भारत जोड़ो यात्रा में भी शुरू से पैदल चल रहे हैं। कन्याकुमारी से चले, अब यूपी में तो योगेंद्र यादव से ही बात करते हैं। योगेंद्र जी, चूंकि इस यात्रा में आप लगातार चल रहे हैं, कन्याकुमारी से चलते हुए यहाँ तक आ गए, चलते चलते तो यहाँ तक आ गए। अब मैं आपसे एक समअप चाहूँगा कि इस यात्रा का 108 दिन पहला दौर और 3 दिन, ये 111 दिन की यात्रा का हासिल। अजीत भाई, जब ये यात्रा चली कन्याकुमारी से तो सिर्फ ये एक आशा की बूंद भर थी। हमें खुद नहीं पता था क्या ये कर पाएगी। हमारे सामने झूठ और नफरत का पहाड़ था। आज 110 दिन बाद, एक चरण पूरा होने के बाद मैं ये विश्वास से कह सकता हूँ कि ये जो बूंद थी वो एक नदी में बन गई है, ऐसी नदी जिसको अब रोका नहीं जा सकता। ये विश्वास से कह सकता हूँ कि ये झूठ और नफरत का पहाड़ गिर भले ही नहीं गया हो, बहुत वक्त लगेगा इसे तोड़ने में, लेकिन लोगों के दिल पे नफरत और दिमाग पे झूठ की जो धुंध छाई थी उसमें एक छेद जरूर हुआ है, उसमें एक बदलाव जरूर हुआ है। पहले लोग पूछते थे इस यात्रा में क्यों आए, अब पूछते हैं इस यात्रा में कहाँ आए। पहले पूछते थे कि भाई 24 का चुनाव तो अब हो गया, डन डील है, अब आगे देखते हैं। अब पूछते हैं कि अच्छा 24 के चुनाव में ये यात्रा कितना असर डालेगी। मैं समझता हूँ जितने सवाल बदल गए हैं उससे ही इस यात्रा के बदलते हुए मिजाज का पता लगता है। और जहाँ तक भीड़ का सवाल है, मैं चाहूंगा कि आपका कैमरामैन जरा दिखा दे यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं जो पूछते हैं ना कि भीड़ है या नहीं, जनता आई है या नहीं। उसका जवाब मैं अपने मुंह से ना दूं, तो आपका कैमरा अपनी आंख से दिखाए कि जनता कहाँ है, क्या कर रही है। ये सबसे अच्छा जवाब होगा। वैसे बीजेपी ने सर्टिफिकेट भीड़ का दे ही दिया कोविड का बहाना लगा के। जी, लेकिन एक सवाल फिर ये होगा ना कि लोग कहेंगे चूंकि राहुल गांधी सड़क पर निकले हैं, उनके साथ इतनी बड़ी जमात है, तो बहुत सारे लोग दर्शक दीर्घा में देखने आए। आप सिर्फ दर्शक दीर्घा के लोगों के आंखों में वो चमक नहीं होती और वो इस तरह से खुद अपने घर से उठ के नहीं आते हैं। मैं समझता हूं कि इस यात्रा ने जो बेचैनी पैदा की है बीजेपी में, वो अपने आप में इसका प्रमाण है कि तीर निशाने पे लगा। एक मिनट, तस्वीर में चाहूंगा, दोनों तरफ की तस्वीर आप दिखाएं। ये हम अभी कैराना इलाके से गुजर रहे हैं और ऐसे देखें तो कैराना में अभी यहाँ के जो सिटिंग सांसद हैं वो बीजेपी के हैं, हुकुम सिंह का इलाका है। लेकिन कैराना में जिस ढंग से भारत जोड़ो यात्रा को देखने के लिए, शिरकत करने के लिए, या राहुल गांधी की यात्रा को यहाँ से गुजरते वक्त उसके चश्मदीद होने के लिए दोनों तरफ जबरदस्त भीड़ है। पहली पंक्ति में योगेंद्र यादव चल रहे हैं तिरंगा झंडा लेते हुए, उसके बाद इनके पीछे दूसरी पंक्ति में आपको दिखेंगे कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह से लेकर जयराम रमेश तक, और उनसे कुछ दूर पीछे राहुल गांधी चलते हैं और राहुल गांधी के साथ भारत यात्रियों का कुछ जत्था चलता है और बहुत सारे अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग राज्यों की झांकियां भी साथ में चलती है। जैसे मैंने एक आपको झांकी दिखाई झारखंड की। कांग्रेस का मकसद ये है, कांग्रेस के तमाम नेता जब उनसे बात करेंगे वो यही कहते हैं, हमारा मकसद चुनावी नहीं है, हम भारत को जोड़ना चाहते हैं, हम भारत में जो नफरत की राजनीति हो रही है उसको खत्म करना चाहते हैं। लेकिन ये सवाल बार बार मैं भी पूछने की कोशिश करता हूं कि क्या ये यात्रा नफरत की राजनीति को खत्म करने भर एक मुहिम भर है, या इसका कोई चुनावी मकसद भी होगा और इसका कोई चुनावी अंजाम भी होगा। एक बार फिर से
योगेंद्र यादव जी, एक सवाल, चूंकि नफरत 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 बहुत बात आप लोग भी करते हैं, राहुल गांधी भी कर रहे हैं कि नफरत के मुकाबले मोहब्बत की बात। देश में जो नफरत और मोहब्बत के बीच जो लड़ाई है, उस लड़ाई में ये यात्रा सड़क मार्ग से ऐसे निकलकर कैसे उस लड़ाई को कहीं कहें तो ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है। देश में हिंदू मुस्लिम का जो माहौल बना है, उस माहौल के नतीजे कई बार कई रूप से हम देखते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आसान नहीं है। और मैं तो बार बार कहता हूँ, इस यात्रा का असली काम तो यात्रा खत्म होने के बाद शुरू होगा, क्योंकि इस यात्रा का लक्ष्य गंतव्य श्रीनगर नहीं है। श्रीनगर तो इस यात्रा का गंतव्य जो है वो है इस देश के हर दरवाजा और हर दिल जिस पे दस्तक देने की ज़रूरत है। वो काम बहुत लंबा होगा, लेकिन आज से 4 महीने पहले वो काम असंभव दिखाई देता था, तस्वीर आज संभव दिखाई देता है। आज लगता है कि हाँ, ये किया जा सकता है। ये अपने आप में इस यात्रा ने और कुछ नहीं किया। बस स्टैंड, बस पे लटके होते हैं ना, तो लटके लटके आपको अचानक पायदान पे पाँव रखने की जगह मिल जाती है। इस यात्रा ने उस असंभव उसमें पायदान पे पाँव रखने की जगह बना दी। अभी हम बस में घुसे नहीं है, वो लंबा काम है। जितना नफरत का इंजेक्शन इन लोगों ने इस देश में पिछले 2 टर्म में लगाया है, उसको पूरी तरह खत्म करने में 2 पीढ़ियां लगेंगी, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। लेकिन उस काम की शुरुआत इस यात्रा ने कर दी है। जो गाड़ी इस दिशा में जा रही थी, ब्रेक लगा है, यू टर्न बनना संभव हुआ। एक सवाल, चूंकि आप सेफोलॉजिस्ट रहे हैं और आप समझते रहे हैं राजनीतिक नतीजों को, आंकड़ों को, चुनाव में जितने समीकरण है उसको, और ये आपकी पहचान रही है लंबे समय तक, तो उस नजरिए से अगर देखें, चुनावी नजरिए से, चूंकि 2023 शुरू हो गया, 9 राज्यों में चुनाव है, जिसमें 4 राज्य ऐसे हैं, बहुत बड़े राज्य हैं, तेलंगाना से लेकर एमपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक। चुनावी नजरिए से देखें तो ये यात्रा भारत जोड़ने की बात करते हुए वोट कितना जोड़ पाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं इसको उस पैमाने पर जज तो किया जाएगा। अजीत भाई, पहली बात तो मैं ईमानदारी से कहूं कि हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए यात्रा किसी पार्टी के वोट सीट की यात्रा नहीं है। जो इस कंटिजेंट में लोग हैं, उनका किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और अपने सेफोलॉजी के दिनों में मैंने जो बेसिक बात सीखी थी वो ये थी कि कभी भी चुनाव प्रचार के दिनों में जीता है हारा नहीं जाता। उससे पहले एक नैरेटिव, एक कथानक बन जाता है, उसके आधार पे चुनाव जीते या हारे जाते हैं। इस देश में एक ऐसा कथानक, नैरेटिव बना हुआ था पिछले 8 साल से कि लगता था उसको कोई हिला नहीं सकता। तो चुनाव लड़ने से पहले जरूरी है कि आप उस नैरेटिव कथानक को बदलें, और वो बदलेगा तो उसका फायदा सिर्फ कांग्रेस को नहीं, डीएमके को भी मिलेगा, टीएमसी को भी उसका फायदा मिलेगा। इस यात्रा ने उस कथानक को, उस नैरेटिव को बदलने की शुरुआत की है। एक बार वो बदलेगा तो सीटें, वोट, ये सब अपने आप होगा। उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इस यात्रा ने 2024 के चुनाव को अब ओपन कर दिया है। जो बंद दरवाज़ा लगता था उसको खोल दिया है। दरवाज़ा खुलने भर से काम नहीं हो जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अब मेहनत संभव हो जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े चेहरा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यात्रा का चेहरा है, और उसके पीछे कांग्रेस की पूरी ताकत है। आपकी अपनी एक खुद की पार्टी है, स्वराज पार्टी। आपने डीएमके का नाम लिया, बाकी को फायदा होगा। स्वराज पार्टी इसमें शामिल पार्टी के तौर पर हुई, एनजीओ के तौर पर हुई, या आप क्या फायदा देखते हैं फिर अपना? हमारी पार्टी ने स्पष्ट फैसला लिया कि इस वक्त देश के इतिहास के इस मोड़ पे हमारे लिए वोट सीट गिनने का वक्त नहीं है। हमारे लिए पार्टी को क्या फ़ायदा होगा ये देखने का वक्त नहीं है। केवल और केवल एक प्राथमिकता है, इससे स्वराज इंडिया को फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। लेकिन इस वक्त हमें देश में जो आग लगाने की कोशिश की जा रही है उसमें पानी डालना है, और जो पानी लेके आए बाल्टी, उसका सहयोग करना है। बाल्टी वाले की बाल्टी नीली है, लाल है, पीली है, उस बाल्टी में पुराने दाग थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बाल्टी आज राहुल गांधी लाए हैं और उसका खुले मन से समर्थन कर रहे हैं। स्वराज इंडिया की इसमें ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है अपने इलेक्शन के लिए, क्योंकि हम बोलते तो हैं दल छोटा और देश बड़ा, लेकिन दरअसल व्यवहार नहीं करता। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी से हूँ, तस्वीरें दिखाते सच में मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसी पार्टी से हूँ जिसने सचमुच फैसला किया कि 24 तक
हम चुनावी राजनीति के अपनी अपेक्षा को जीरो कर देंगे और केवल इस राष्ट्रीय संकट में अपने आप को झोंक देंगे, ये कर रहे हैं। चूंकि आप कई आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं, किसान आंदोलन से लेकर तमाम तरह के आंदोलन, अन्ना आंदोलन भी, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं अन्ना हजारे से लेकर हर आंदोलन में शामिल होने वाले योगेंद्र यादव, जिनको पीएम आंदोलन जीवी ऐसे लोगों को कहते हैं, इस आंदोलन में भी शामिल हो गए। अच्छी बात है, कम से कम ये तो नहीं कहते कि जहाँ कुर्सी दिखती है वहाँ चले जाते हैं। अगर ये आरोप है कि जहाँ संघर्ष है वहाँ पाए जाते हैं, मैं इसे एक बैज के रूप में, बैज ऑफ ऑनर की तरह देखता हूँ, तमगे की तरह देखता हूँ कि कम से कम ये तो नहीं कि जहाँ कुर्सी दिखती है चले जाते हैं, जहाँ सत्ता दिखती है चले जाते हैं, जहाँ लाठी पड़ती है वहाँ पहुँच जाते हैं लाठी खाने। मैं चाहता हूँ ऐसा लोग कुछ इस देश में करें। लोग भूल गए हैं। अगर कोई कहता है कि इस देश में पिछले 10 साल के जो भी महत्वपूर्ण संघर्ष हुए, योगेंद्र यादव उसका एक हिस्सा बने, उसका एक पावा बने, तो इससे बड़े गर्व की बात क्या हो सकती है। जिन लोगों को इस बात में शर्म आती है वो इस देश का इतिहास नहीं जानते। ये देश आंदोलन से बना है, जिसे आंदोलन जीवी कह के बदनाम करते हैं, उन आंदोलन जीवियों ने ये देश बनाया है। तो मुझे तो गर्व है भाई ये करने में, और अगर आगे ज़रूरत होगी तो ये फिर करूँगा और करता रहूँगा। एक सवाल आखिरी, चूंकि आपने 2019 के चुनाव के बाद आपने ही लिखा था, बोला था कांग्रेस मस्ट डाई, तो ऐसा क्या हुआ कि 3 साल बाद, 3.5 साल बाद उसी कांग्रेस की उस भारत जोड़ो यात्रा में आप आगे ऐसे चल रहे हैं? मैंने कहा था 2019 में जिस बेकार तरीके से चुनाव लड़के बीजेपी को वॉकओवर दे दिया गया था, उससे खिन्न होकर मैंने कहा था, हमारे कहते हैं ना कि यार इससे अच्छा तो मर जाओ, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। मैंने बिल्कुल कहा था, इसलिए कि कांग्रेस ने उस वक्त बीजेपी के खिलाफ लड़ने का मादा नहीं दिखाया। आज कांग्रेस दिखा रही है, बिल्कुल इसका समर्थन करूंगा। आज जो देश के सामने जितनी बड़ी चुनौती है, आज देश में आग लगाई जा रही है। देश का गृह मंत्री मंच से बोलता है कि हमने 2002 में उनको सबक सिखा दिया। आज संविधान खतरे में है, आज इस देश की विरासत खतरे में है। और अगर ऐसे में मैं बैठ के गणित करता रहूं कि नहीं ये पहले पसंद था, नहीं पसंद था, जब आग लग रही हो तो ये नहीं देखा जाता कि 2 ही पार्टियां उस वक्त होती हैं, एक वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहे हैं और एक वो जो पानी की बाल्टी लेके आए हैं। आज हमारा सर्वोपरि धर्म है इस आपात में, और मेरा नहीं, ये जो सब दर्शक देख रहे हैं सबका इस वक्त धर्म है अपने पुराने गिले शिकवे, शिकायत, तकलीफ, डिफरेंसेस, कांग्रेस से 100 डिफरेंसेस रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन ये वक्त नहीं है। जैसे इमरजेंसी 1977 का चुनाव था, ये गिनने का वक्त नहीं था कि बीजेपी उस जमाने में जनसंघ, सोशलिस्ट, इनमें क्या अंतर था। वो था कि देश में लोकतंत्र बचाना है। उसी तरह से आज देश बचाना है, ये सर्वोपरि चुनौती है। और इसके लिए पुराने जितने भी मतभेद हैं सब बाजू में रख देने चाहिए, क्योंकि आज कांग्रेस ने हिम्मत दिखाई है। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस के खिलाफ बोलने की, वैचारिक रूप से बोलने का मादा दिखाया है, और अडानी अंबानी का नाम लेने की हिम्मत दिखाई है। जो व्यक्ति करेगा, मैं बिना संकोच, बिना परेशानी के उसके साथ खड़ा हूँ। आखिरी सवाल, आप कह रहे देश बचाना है, लेकिन वही बीजेपी है जिसको 300 से ज़्यादा सीटें जनता ने दी। यूपी में अभी इसी पिछले साल जनता ने 250 से ज़्यादा सीटें दी। तो देश तो वो कह रहे हैं बीजेपी, देश हमारे साथ है, वोटर हमारे साथ है, 37% लोकसभा में, 50% यूपी विधानसभा में, तो कह रहे देश हमारे साथ है। किस देश को बचाने की बात कर रहे हैं? लोकतंत्र केवल लोकप्रियता से नहीं चलता, लोकतंत्र संविधान से चलता है। अगर केवल लोकप्रियता से चलता होता तो आप कह देते 5 साल के लिए बन गए, अब जो मर्जी 5 साल करो। संविधान इसीलिए होता है कि संविधान बताता है कि चुने हुए लोग क्या नहीं कर सकते। आपको सरकार चलाने का हक है, आपको देश में आग लगाने का हक नहीं है, आपको संविधान की जड़ खोदने का हक नहीं है, आपको इस देश के बुनियादी मूल्यों को बदलने का हक नहीं है। चूंकि बीजेपी ये कर रही है, इसलिए ये बिल्कुल देश को संकट है। आप साधारण बात मुझे बताइए, अगर मेरे घर में कोई आए, मुझ में और मेरे भाई में, मेरी बहन में झगड़ा करवाए रोज, उसको मैं क्या कहूँगा? तो मेरे परिवार के दुश्मनों बाहर जाओ। जो मेरे देश में, जो भारत माँ के 2 बच्चों हिंदू मुसलमान में दिन रात झगड़ा करवाए, दिन रात नफरत फैलाए, हिंसा के बीज बोए, वो देश प्रेमी हुआ कि देशद्रोही हुआ? ये देशद्रोह है। और हमेशा दुनिया के इतिहास में हुआ है कि ऐसे लोगों को तात्कालिक लोकप्रियता मिली है। नफरत घृणा का बाजार कुछ समय चलता है, लेकिन ये कहना कि चूंकि नफरत का बाजार चल रहा है इसलिए हम घर बैठ जाएं क्योंकि उनका तो बाजार चल रहा है, वही वक्त है जो लोग प्रेम की बात करते हैं,
उन्हें खड़ा होने का। और मुझे गर्व है कि इस यात्रा ने, जिसे लोकप्रियता कहा जाता था, जिसे लोकमत कहा जाता था, उसके विरुद्ध खड़े होने का साहस दिखाया। और आप देखिए लोकमत कैसे बदलता है। जब बदलेगा ना, एक बात आखिर में मैं कह दूं, वो जो नंगे राजा वाली कहानी है ना, कि दरबारी सारे कह रहे थे राजा जी ने कितने सुंदर कपड़े पहने, सब मुंह हिला रहे थे, फिर एक बच्चे ने बोल दिया तो नंगा है, सबने कहा हाँ नंगा है, नंगा है, नंगा है, नंगा है। ये बात इस देश में होगी। एक दिन टीवी पे शक्ल देखते ही हर घर का बच्चा बोलेगा लेकिन ये तो झूठा है, और सारे कहेंगे हाँ मैं तो 9 साल से देख रहा, तो झूठा है, झूठा है, झूठा है। वो क्षण आएगा और जब ढहेगा ये झूठ का साम्राज्य, ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। बस जो लोग सच की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं और भारत के स्वधर्म को बचाने के लिए आए हैं, मैं इस यात्रा को भारत का स्वधर्म बचाने की यात्रा मानता हूँ। जो भारत का स्वधर्म बचाने आए हैं उनको तब तक खड़े रहना है तमाम प्रतिकूल स्थितियों में, और इस यात्रा ने उसे संभव बनाया है। असली काम यात्रा के बाद शुरू होगा और आप देखिए देश बदलेगा। इस देश की तासीर ये नहीं है, ये बुद्ध का देश है, नानक का देश है, गांधी का देश है। इसमें नफरत की फसल ज़्यादा चल नहीं सकती। देश बदलेगा और ये यात्रा उसे बदलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव। अब अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हुए और हम जरा पीछे की तरफ चलेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत पीछे सड़कों पर जो आपने देखी है। अब जो दूसरी टुकड़ी आएगी झंडे के साथ, उस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे होंगे दिग्विजय सिंह, और उनके साथ होंगे जयराम रमेश और बहुत सारे नेता जिनको आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा है। और उसके बाद उनसे कुछ दूर पीछे राहुल गांधी चलते हैं, जिनके साथ भारत यात्री भी चलते हैं और अलग अलग राज्यों से आए कार्यकर्ता भी चलते हैं और हजारों की भीड़ चलती है। और दोनों तरफ जो भीड़ है आपने देखा। तो फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अब चलते हैं आगे, जहां राहुल गांधी और बाकी कांग्रेस के नेता का काफिला आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। नमस्कार।